दोस्तों, थोड़े दिनों पहले मैंने आपको एक घटना बताई थी जो मेरे साथ में घटी थी, जिसमें एक महिला का कॉल आया था रात को और जानू जानू कह के बात करी थी। पूरी कॉल भी मैंने आपको सुनाई थी कि किस तरीके से ये ठगा जाता है। वो एक अवेयरनेस के लिए था, जो कि इत्तेफाक से मेरे पास में कॉल आया था और लोग बाग अवेयर नहीं होते हैं। और उस खबर के अंदर मैंने बताया था कि ज़्यादातर ये जो निशाना बनाते हैं इस तरीके के, वो ज़्यादातर क्या है ना कि कुछ युवाओं को और जो शहर के प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन लोगों को भी ये निशाना बनाते हैं। उनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको भी निशाना बनाते हैं। एक ऐसी ही घटना घटी और ये घटना जो मैं आपको पूरी सुना रहा हूँ, ये सच में घटी कि किस तरीके से शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर को उसी तरीके से कॉल के जाल में फंसा के और कितने रुपए ऐंठे और कौन लोग थे वो। तो इस बारे में शुरू से आखिर तक सुने। और पहले मैंने आपको वो बता ही चुका है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप देखिए कि किस तरीके से ये ठगते हैं। तो दरअसल ये कहानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अगर मेरी कहानी जो मैंने बताया था वो अगर लोगों तक पहुंचता, जितना ज़्यादा पहुंचता है अवेयरनेस बढ़ती है। तो कहानी उन लोगों की भी है जहाँ जहाँ भी लोग सुन रहे हैं और जिन जिनके पास भी जाए वो आगे भेजें, क्योंकि ये जो इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं वो आए दिन रोज़ के रोज़ होती हैं और इसलिए हम लोगों को सचेत करते रहते हैं। तो ये जो घटना है सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक जो खुद मेरे साथ हुई थी और मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से अवेयर रहना चाहिए। लेकिन ये जिसकी घटना बता रहा हूँ वो अवेयर नहीं रहा और उसके साथ में ये घटना घट गई। हरियाणा की ये घटना है और हिसार, हरियाणा का हिसार ज़िला है, सच्ची घटना है। और ये करीब शाम को अगस्त की बात है, शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त होगा। अपनी कोठी पे एक शहर के प्रतिष्ठित हिसार के डॉक्टर हैं, वो अपनी कोठी पे सोए हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। अचानक उनके पास में एक व्हाट्सअप वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल जैसे ही आता है वो देखते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करते ही उनके सामने एक 22 साल की लड़की होती है जो कि डॉक्टर साहब से बात कर रही होती है। डॉक्टर साहब क्योंकि शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी ने मुझे वीडियो कॉल किया हो, उस हिसाब से किया हो, कुछ इलाज के लिए या कुछ बात जानने के लिए कॉल किया हो। उससे बात करते हैं, लड़की उनसे बात करती है। जब डॉक्टर देखते हैं कि ये लड़की मुझे कोई इलाज के बारे में, दवाई के बारे में बात नहीं कर रही है, तो वो उनको, लड़की को कहते हैं कि आपको क्या काम है मेरे से। तो लड़की बोलती है कि नहीं, बस मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपके इलाज से या उससे कोई लेना देना नहीं है और बस मुझे आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से बोल रही हो। तो वो कहती है कि मैं राजस्थान, कोटा से ही, आपने सुना होगा नाम, वहाँ से मैं बात कर रही हूँ और मेरा नाम कविता अग्रवाल है। कविता अग्रवाल की जब डॉक्टर सुनते हैं कि मेरी जान पहचान की ऐसी कोई लड़की नहीं है कविता अग्रवाल, और नहीं मेरे किसी रिश्ते में है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपने किसी और को फ़ोन लगाया, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे आदमी लगे, इसलिए आपसे बात करने का मेरा मन कर रहा है। और उसके बाद में, क्योंकि जब एक कोई लड़की है, 22-23 साल की लड़की है, खूबसूरत लड़की है, आपको सामने दिख रही है, और अगर मान लो आपको वो बात करेगी तो किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। अब ये शहर के जाने माने डॉक्टर थे, 73 साल इनकी उम्र थी। अब 73 साल की उम्र में अगर मान लो कोई ऐसी 22-23 साल की लड़की उम्र की अगर वो इस तरह की बात करेगी, तो जाहिर सी बात है कि मन ज़्यादातर लोगों का पिघल जाता है। सख्त लौंडे बहुत कम होते हैं। तो इसी तरीके से इनका भी जो चैट का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। शुरू होते होते बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ गई, सिलसिला आगे बढ़ा। मैंने अपनी कहानी के अंदर आपको बताया था लाइव लाइव कि वो उस लड़की ने कहा था कि आप भी बाथरूम में आओ, मैं भी बाथरूम में आती हूँ। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी डॉक्टर साहब को बोला गया कि मुझे आपको देखने का मन है, आप बाथरूम के अंदर आओ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं बाथरूम जा रही हूँ, आप भी आइए बाथरूम में। डॉक्टर साहब खुश हो गए, किसका मन नहीं करता है। अब डॉक्टर साहब को यही लग रहा था कि लड़की जब खुद ब खुद आगे से कह रही है कि आप मुझे अच्छे लगते हो और आप मुझे बहुत पसंद हो, और तो और खुद बाथरूम में बुला रही है, तो अपना जाने में कहाँ आपत्ति है।
वो भी बाथरूम में चले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब सीधे बाथरूम में, अब उधर लड़की बाथरूम में। धीरे धीरे लड़की की जो हरकतें हैं वो बढ़ती जाती हैं और एक एक करके वो अपने तन से कपड़े अलग कर रही होती है। इधर डॉक्टर साहब को भी वैसा ही करने का कहती है, डॉक्टर साहब भी वैसा ही करने लगते हैं। इस तरह से दोनों बिल्कुल न्यूड अवस्था में होते हैं और उनकी व्हाट्सएप पे ये सारी बातचीत चल रही होती है। करीब 6 मिनट 54 सेकंड तक ये सारी की सारी इस तरह की बाथरूम वाली बातचीत चलती है। डॉक्टर साहब पूरे निवृत्त हैं और बिना कपड़ों के हैं, सामने जो है वो भी बिना कपड़ों के हैं, और फिर कॉल कट जाती है। कॉल कटने के कुछ देर के बाद में फिर से उसी लड़की की कॉल आती है और वो लड़की सीधा कॉल पे कहती है कि आपके और हमारे बीच में जो भी बात हुई 6 मिनट 54 सेकंड की ये जो बात है बाथरूम के अंदर वाली बात, वो सारी बात हुई, उस बात को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसा चाहिए। डॉक्टर साहब पूछते हैं कितना पैसा चाहिए तुमको, तो वो कहती है कि मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास में न तो कोई यूपीआई ना मैं चलाता हूँ, नहीं मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ, इसलिए मैं कहाँ से दूंगा। तो इस बात पे लड़की आग बबूला हो जाती है, गुस्से में कहती है कि आपको पता नहीं है कि ये वीडियो अगर मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, इंटरनेट के ऊपर डाल दूंगी, आप शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, जाने माने लोग आपको जानते हैं, आपकी जितनी भी जो शोहरत है वो सारी की सारी मिट्टी के अंदर मिल जाएगी क्या, और सारे लोग आपके नाम पर थूकेंगे और जितने भी लोग हैं वो सब आपको बिना कपड़ों के देखेंगे कि आप किस तरीके से बिना कपड़ों के कितनी गंदी हरकतें करते हैं, आपकी जितनी भी इज्जत है वो सारी की सारी मटिया मेट हो जाएगी। डॉक्टर साहब को इतनी सारी बातें सुनाने के बाद में लड़की ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट होने के बाद में डॉक्टर साहब का माथा घूम गया, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि यार ये क्या हो गया, पहले कुछ और था अभी कुछ और। डॉक्टर साहब को होश आता और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ में गलत हुआ है और ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब उस पर वापस कॉल करते हैं, लेकिन वो फ़ोन बंद आता है। बात ये 10 अगस्त करीब 6-7 अगस्त की बात है 2024 की। 2-4 दिन बीत जाते हैं, 11 अगस्त भी बीत जाता है। अब डॉक्टर साहब को लगता है कि जो कुछ भी था वो फेक था, किसी ने शायद है कि मुझे डराने धमकाने के लिए या इस तरीके से मुझे किया होगा, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और पहले भी इस तरीके के वाक़ये हो चुके हैं ये। लेकिन जैसे ही 12 अगस्त होती है तो 2024 की 12 अगस्त दोपहर का वक्त था, करीब 12-1 बज रहे थे और एक वीडियो कॉल डॉक्टर साहब के पास में आता है। डॉक्टर साहब जैसे ही वीडियो कॉल ऑन करते हैं, उसके सामने एक वर्दी के अंदर कोई ऑफिसर जिसने वर्दी पहनी हुई है, वो सामने उनको एक व्यक्ति दिखता है। वो अपना नाम राम पांडे बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम राम पांडे है और मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूँ और डॉक्टर साहब आपका एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रहा है और आप इस रूप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और जैसे ही डॉक्टर ने उसको वर्दी पहने हुए व्यक्ति को देखा तो डॉक्टर साहब काफ़ी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मतलब वो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। जो सीबीआई ऑफिसर होता है वो कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दरअसल आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि ये वीडियो मेरे पास में आया है, शिकायत मेरे पास में आई है, मुझे कार्रवाई तो करनी ही होगी। तो जो रमा पांडे होता है वो कहता है कि आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो क्योंकि आप शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपका शहर के अंदर नाम है, इस हिसाब से मैं आपको थोड़ी सी राहत दे सकता हूँ। और राहत ये है कि ये जो वीडियो है तो उसको यूट्यूब पे नहीं चढ़े, तो उसके लिए मैं जो यूट्यूब का अधिकारी है उससे मैं बात कर लूँगा और ये मामला सेटलमेंट हो सकता है। और जैसे ही ये सेटलमेंट होगा मैं यूट्यूब के अधिकारी से बात करूँगा, उसका कॉल आपके पास में आएगा, आप उससे बात कर लेना, जो भी होगा वो आप उससे जैसा भी हो बात कर लेना। अब डॉक्टर साहब के पास में थोड़ी देर के बाद में यूट्यूब का अधिकारी नाम बन के एक श्यामलाल सिंह यादव का कॉल आता है और डॉक्टर साहब को
पहले तो वो काफ़ी डराता धमकाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, इस तरीके से एक छोटी सी लड़की के सामने आप बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब गलती हो गई, उसके लिए क्या करना होगा मुझे? तो वो सीधे से कहता है कि आप मुझे 3 लाख रुपए अभी आपको जमा कराने होंगे, 3 लाख रुपए आप मुझे दे दो, ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं चढ़ेगी और अगर चढ़ी भी होगी तो डिलीट हो जाएगी। अब डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के अकाउंट से 3 लाख रुपए RTGS कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद में उनको तसल्ली होती है, लेकिन दरअसल ये तसल्ली नहीं थी, ये तो सिर्फ यहाँ से परेशानियाँ इनकी बढ़नी शुरू हुई थी। CBI इंस्पेक्टर जो है राम पांडे, उसका एक दिन के बाद में वापस कॉल आता है। राम पांडे कहता है कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ कि ये वीडियो आपने यूट्यूब पर 3 लाख रुपए आपने दिए, जमा करा दिए, वहाँ से डिलीट हो गई, लेकिन जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ से ये इन 3 जगह, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइट है और यहाँ से इनको भी देने पड़ेंगे क्या? तो आप एक काम करिए, अगर इनको नहीं देंगे तो ये परेशान हो जाएंगे, ये अपने इससे डिलीट नहीं करेंगे और तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। आप एक काम करो कि मुझे आप करीब 9 लाख रुपए, 9,80,000 या ऐसा कुछ मांगता है कि आप 9 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर जमा करा दो, मैं आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी, मैं इन सबको पैसे दे दूंगा 3-3 लाख रुपए के हिसाब से। अब डॉक्टर साहब क्योंकि फंस चुके थे, उनको लग गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे सोचने दो, आधा दिन बीत जाता है, सोचते हैं। फिर डॉक्टर साहब उसके अकाउंट के अंदर करीब 9 लाख रुपए जमा करा देते हैं, जो भी उसने खाता बताया था उसके अंदर 9 लाख रुपए जमा करा देते हैं। अब 14 अक्टूबर 2024 को ये वाक़या है, फिर से उस राम पांडे का फ़ोन डॉक्टर साहब के पास में आता है और वो कहता है कि मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप इस समस्या का एक तरीके से स्थायी समाधान निकाल दीजिए, कि ताकि भविष्य में आपको ये वीडियो कहीं भी दिखाई नहीं दे और आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, कभी भी ये वीडियो आपके सामने नहीं आएगा और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपलोड नहीं होगा और जहाँ से ये डाउनलोड हुआ है वहाँ से भी ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करके वो डॉक्टर साहब को समझाता है। डॉक्टर साहब उसकी सारी बात सुनते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बताइए मुझे क्या करना होगा? तो वो कहता है कि आप मुझे 25 लाख रुपए दे दो, करीब 25 लाख रुपए आप मुझे दे दो। पहले तो वो अमेरिकन डॉलर के अंदर मांगता है, लेकिन डॉक्टर साहब के समझ में नहीं आता, तो वो कहता है कि आप एक काम करिए, मेरे इस अकाउंट के अंदर 25 लाख रुपए आप जमा करा दीजिए, मैं अमेरिकन डॉलर में इनको कन्वर्ट करके और जो सामने वाले हैं उनको जिनको भी देना है उनके खाते के अंदर डाल दूंगा। अब डॉक्टर साहब 25 लाख रुपये एक साथ खाते में डालने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर वो 2-4 बार करके अलग अलग करके वो डाल देते हैं। अब ये 25 लाख रुपए डालने के बाद में, क्योंकि उनको ये लगता है कि चलो ठीक है ये डाल दिया, अब हो सकता है कि मैं सेफ़ हो गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन गुजरते हैं कि डॉक्टर साहब के पास में फिर डिमांड आती है और इस बार उनको कहा जाता है कि वो पैसे कम बढ़ गए, अब आपको 10 लाख और रुपए देने पड़ेंगे वरना बात ख़राब हो जाएगी और वो पैसे जो हैं वो भी नहीं जाएंगे। करीब 9 लाख रुपए और मांगे जाते हैं उनसे। तो उन्होंने फिर से 9 लाख रुपए दे दिए। फिर थोड़े दिन गुजरे जाते हैं, 19 अगस्त आती है, रामा पांडे का फिर फ़ोन आता है। फिर फ़ोन आने के बाद में फिर वो कहता है कि जो मेरे सीनियर अफसर हैं उन तक बात पहुंच चुकी है और उनका नाम राकेश आस्थाना है और मैं बात कर रहा हूं तो वो मेरे पर काफ़ी भड़क रहे हैं, बात काफ़ी बिगड़ चुकी है और मैं अब बीच में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला हूं। आपकी बाकी सारी चीज़ें तो मैंने सेटल कर दी है, लेकिन ये जो सीनियर अफसर हैं ये सेटल नहीं हो रहे हैं, आप सीधे इनसे बात कीजिए। अब वो जो डॉक्टर है वो थोड़ी देर बाद उस आस्थाना का फ़ोन आता है। आस्थाना का फ़ोन आते ही वो उसको पहले डांटते हैं और फिर उनसे बातचीत शुरू होती है डॉक्टर साहब से बात करके, और कहते हैं कि आप एक काम करो कि 10 लाख रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे, तो ये मैटर पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब मरते क्या न करते, उन्होंने 10 लाख रुपए और दे दिए। डॉक्टर साहब ने ये भी सोचे थे कि मुझे कभी 10 लाख, कभी 20-25 लाख, कभी 3 लाख, आखिर ये हो क्या रहा है। परेशान हो गए डॉक्टर साहब, उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया। नंबर बंद करने के बाद में वो चुपचाप हो गए। कुछ दिन के लिए उन्होंने नंबर बंद किया। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने अपना नंबर शुरू किया तो उनके पास में मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब आपको शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, आप किससे बात कर रहे हो? मैं CBI का एक बड़ा ऑफिसर हूँ और जब आपके घर आऊँगा आपके हाथ में हथकड़ी डाल के पूरे शहर में आपको घुमाता हुआ लेकर जाऊँगा,
तो शहर का बच्चा बच्चा आपको देखेगा और फिर पूछेगा कि आखिर क्या हुआ, तो लोग आपस में बात करेंगे, कहेंगे कि डॉक्टर साहब एक लड़की के साथ में बाथरूम के अंदर नंगे हो गए थे। अब डॉक्टर को इस तरह से डराया, धमकाया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, बताइए मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप इस केस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। 50 लाख रुपए की वो डिमांड करते हैं। अब मामला क्योंकि थमने वाला था ही नहीं, 22 अगस्त को रात को 10 बजे के आसपास फिर से फ़ोन आता है, फिर से उनको धमकाया जाता है। वो 50 लाख भी उनको देने पड़ते हैं। 2 दिन और गुजरते हैं, फिर से फ़ोन आता है, फिर वही अधिकारी उनको धमकाते हैं, उनको 10 लाख रुपए फिर मांगते हैं, 10 लाख रुपए फिर देते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान है। डॉक्टर साहब ये सोच रहे हैं कि मैंने स्टाफ को मैं सारा मैनेज कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी फिर वापस फ़ोन आया कि 15 लाख और देने पड़ेंगे। सारे अधिकारियों को मैनेज कर लिया, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम और उन सबको दिया, उन सबको दे दिया, इसके बावजूद भी मुझे 15 लाख रुपए और क्यों देने पड़े। मतलब कुल मिला के वो लगातार इस दलदल के अंदर धंसते जा रहे थे, फ़ोन आते जा रहे थे। डॉक्टर साहब को लगने लगा कि मतलब सब कुछ मैनेज हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर क्या है। लेकिन फिर उनके पास में फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद में उनको कहा जाता है कि आप जिस लड़की से बाथरूम के अंदर बात कर रहे थे, अब उस लड़की ने अपनी जान दे दी है, वो लड़की मर गई है, और अपनी जान देने के पहले उसने एक नोट जारी किया है, आपका नाम उसमें एड्रेस किया है, मेंशन किया है, इसलिए आपका अब फंसना तय है और अब आपको कोई भी अधिकारी कोई भी नहीं बचा सकता। वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, 30 लाख रुपए दे दो, 30 लाख रुपए लड़की के परिवार वालों को दे दिए जाएंगे, तो वो सब कुछ मैनेज हो जाएंगे और वो आपके ऊपर कोई केस वगैरह कुछ नहीं करेंगे। वो 30 लाख रुपए भी दे देते हैं। अब लड़की के परिवार वाले आ गए, सब आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी फिर फ़ोन आता है। फिर फ़ोन आने के बाद में कहता है कि केस तो हो गया है, और ये केस अब क्या है कि कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है, और अब कोर्ट के जज साहब जो हैं वो आपसे बात करेंगे। कोर्ट के जज का फ़ोन आता है। जज साहब आप उससे 15 लाख रुपए मांग की डिमांड करते हैं। वो 15 लाख रुपए भी जज साहब को, ये जो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन इतने जाहिल होते हैं मुझे भी नहीं पता, वो 15 लाख रुपए भी देते हैं, जबकि शहर के जाना माना डॉक्टर है। जब ये 15 लाख रुपए देते हैं तो फिर वापस फ़ोन आता है, और फ़ोन आके कहता है कि अब इस पूरे मामले को रफा दफा करना पड़ेगा, इस तरीके से काम नहीं बनेगा, और फिर डिमांड आती है 1 करोड़ रुपए की। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास में अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरी जो जमा पूंजी थी 1 करोड़ 30 लाख रुपए, 34 लाख रुपए हैं, वो सारे के सारे मैं दे चुका हूँ, मेरे पास में अब कोई पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन सामने वाले को इससे रोने गिड़गिड़ाने से क्या मतलब है। उसने कहा कि पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम 2-4 दिन का वक्त दे सकते हैं। डॉक्टर साहब की इधर नींद उड़ चुकी थी। आखिरकार 31 अगस्त 2024 की बात है ये, और वो रोते हुए अपने स्टाफ के सामने, स्टाफ उनका कोई अच्छा था, उसके सामने वो सारी घटना बताते हैं। जब स्टाफ को ये पता चलता है तो वो स्टाफ बोलता है कि सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है? और इस तरह के फ्रॉड आजकल सोशल मीडिया पर कितने होते हैं, इसकी जानकारी लगातार खबरों के अंदर आ रही है, आप भी पढ़ते होंगे। इसके बावजूद आप फंस गए, और आप 1 करोड़ 34 लाख रुपए आपने दे दिए। तब डॉक्टर को समझ में आता है कि शायद है कि मेरे साथ में फ्रॉड हो चुका है। उसके बाद में 1 सितंबर 2024 को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर डॉक्टर साहब अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, यानी कि एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पुलिस अधिकारी सक्रिय होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम ठगी थी। और उसके बाद में जो पूरी छानबीन होती है, छानबीन के बाद में जब लोगों को पकड़ा जाता है तो आप यकीन नहीं करोगे, एक शहर का प्रतिष्ठित डॉक्टर, काफ़ी जाना माना डॉक्टर, जिसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका वो मालिक कितना पढ़ा लिखा होगा, और जिनको गिरफ्तार किया था, जिन्होंने उससे पैसे ठगे थे, वो बहुत कम पढ़े लिखे, मुश्किल से 11वीं 12वीं पास होंगे, और उन्होंने ये पूरा के पूरा स्वांग रचा था। और उसके अंदर उसकी पत्नी भी शामिल थी। उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। उसकी पत्नी के एक 8 साल का बेटा भी था। मामला कोर्ट के अंदर पूछा। अभी कुछ दिन पहले ही
उसने ज़मानत अर्जी लगाई थी उसकी बीवी ने, और ये बोल के ज़मानत अर्जी लगाई थी कि जो इसके अंदर मेरा कोई रोल नहीं है। इसमें ये दलील दी थी महिला के ने कहा था कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा तो इसमें एफआईआर में नाम भी नहीं है, 8 साल का मेरा बच्चा है जो कि और जो भी दोष है वो मेरे पति का है, आप मुझे ज़मानत दे दीजिए। लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया है। वकील ने भी यही दलील दी कि ये महिला अगर बाद में जो वकील थे, जो डॉक्टर के वकील थे, उन्होंने दलील दी कि अगर ये महिला बाहर जाएगी तो हो सकता है कि सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करे या वापस इस तरीके की घटना करे, तो उसको ज़मानत नहीं दी जाती है। हरियाणा और पंजाब होता हुआ ये मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी इस महिला को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि अभी ये हाल ही की घटना है, 21 जनवरी 2025 को उस महिला को की जो जमानत याचिका थी वो हाई कोर्ट ने भी खारिज हो गई थी। मामला अभी कोर्ट के अंदर विचाराधीन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से उस महिला ने और उसके पति ने एक अच्छे खासे शहर के जाने माने डॉक्टर, बड़े डॉक्टर से जिस तरीके से ये किया, मतलब वो काफ़ी चौंकाने वाला है कि एक डॉक्टर किस तरीके से फंस जाते हैं। मैंने आपको बताया था, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि सावधान रहो, सतर्क रहो, खुद भी जागरूक बनो और दूसरों को भी जागरूक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।